जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बीए सिक्स सेमेस्टर के तमाम साथियों के लिए पॉलिटिकल साइंस की महामैराथन क्लास का आगाज हो चुका है। एक ही क्लास के अंदर पूरे सिलेबस का निचोड़ देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक ही क्लास के अंदर पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। तो साथियों, इस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है। अपने साथियों को इस क्लास को साझा जरूर करना है। ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इस क्लास के बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी पूरा का पूरा सिलेबस का निचोड़ इस क्लास के अंदर हमने कर दिया है। और इस क्लास को पढ़ करके चले जाइएगा। एग्जाम के अंदर इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। उसके बाद इस क्लास का हम आगाज करते हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट दे रखी है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें संगठन, उसकी कार्यप्रणाली और आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में आपको यहाँ पर जो है जानकारी देनी है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं। इसके परिचय से हम शुरू करेंगे। देखिए परिचय है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या पड़ी आवश्यकता जो है अनुभव की गई। और इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 की को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ के द्वारा जो है यूएनओ की क्या की गई थी, यहाँ पर स्थापना की गई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। या आपके रेगिस्तान के अंदर या फिर एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क के अंदर है। ये तो एमसीक्यू के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना तथा आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना इसका क्या रहा है? प्रमुख उद्देश्य रहा है। देखिएगा ये प्रमुख जो है परिचय के अंतर्गत जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि यह जानकारी सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना भी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित राष्ट्र संघ की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर यहाँ पर तबाही, विश्व शांति और सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता देखने को मिली, राष्ट्रों के बीच सहयोग और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता हुई और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा की यहाँ पर आवश्यकता हुई। और 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने आपके जो है डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस से पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंतिम रूप यहाँ पर जो है चार्टर को जो है अंतिम रूप दिया था। 24 अक्टूबर 1945 को यह संगठन जो है अस्तित्व के अंदर आ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन किस प्रकार से देखने को मिला है, इसकी हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन। महासभा क्या है? देखिएगा महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्श करने वाला अंग है। इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होता है। सुरक्षा परिषद क्या है? देखिएगा सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों को जो है वेटो शक्ति यहाँ पर क्या होती है? प्राप्त होती है। और अन्य जो आपके अंग हैं उसकी बात कर लेते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को यह बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्य हेग नीदरलैंड में है, ये जो कानूनी विवादों का समाधान करता है। सचिवालय जो है प्रशासनिक अंग है, जिसका मुख्य प्रमुख जो होता है महासचिव होता है। न्याय परिषद इसकी जो है गतिविधियां लंबे समय से निलंबित है। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली की। देखिएगा इसके अंदर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान देखने को मिलता है, जिसमें बातचीत, मध्यस्थता या न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है होती है। शांति स्थापना कार्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापना मिशन भेजना और मानवाधिकारों की रक्षा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा यहाँ पर की गई थी। आलोचनात्मक मूल्यांकन देखिएगा किस प्रकार से
इसके अंदर आलोचनात्मक मूल्यांकन के अंदर वेटो शक्ति देखिएगा कि राजनीतिक मतभेदों के कारण प्रस्ताव यहाँ पर क्या कर दिए जाते हैं, रुक जाते हैं। और शक्तिशाली देशों का प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलता है कि निर्णय प्रक्रिया में महाशक्तियों का वर्चस्व देखने को मिलता है और सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व वर्तमान राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप यहाँ पर जो है विस्तार की आवश्यकता देखने को मिलती है। और निर्णयों का क्रियान्वयन, निर्णयों को लागू करने में निर्णय तो होते हैं, उनको लागू करने में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल कर आता है इनका कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति की दिशा में एक आवश्यक है और उपयोगी संस्था है। यद्यपि इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संगठन एवं कार्य प्रणाली में सुधार की निरंतर आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर दो, आपके 2 है, यूनिट नंबर 2 की हम बात करते हैं। देखिएगा यूनिट नंबर 2 क्या दे रखा है, शीत युद्ध, उपनिवेशीकरण एवं गुट निरपेक्षता से संबंधित ये रहती है। इसके अंदर जो है आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। इस यहाँ से जो है आपके एमसीक्यू और रेगिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। देखिए बात करते हैं शीत युद्ध, इसका अर्थ और उद्गम की हम बात करते हैं। देखो कि शीत युद्ध का जो है अर्थ देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक सामरिक प्रतिद्वंदिता को जो है शीत युद्ध यहाँ पर कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि दोनों महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के विरुद्ध व्यापक युद्ध नहीं किया, बल्कि सैन्य गुट जो आपके गुट थे, गुटों को और आर्थिक सहायता, कूटनीति, प्रचार, हथियारों की होड़ और दूसरे देशों में अप्रत्यक्ष संघर्षों का सहारा लिया। शीत युद्ध की प्रमुख अवधि जो है 1947 से 1991 में मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं शीत युद्ध के उद्गम के प्रमुख कारण क्या रहे हैं। इसके जो है उद्गम के प्रमुख क्या कारण हैं वो देखने को मिले हैं। देखिए वैचारिक मतभेद देखिएगा, अमेरिका तो है लोकतंत्र एवं पूंजीवाद का समर्थक था और जबकि सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवादी व्यवस्था का समर्थक था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन में परिवर्तन किस प्रकार से देखने को मिला कि युद्ध के बाद जो है यूरोपीय शक्तियां कमजोर हो गई और अमेरिका तथा सोवियत संघ दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरे। पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव जो है, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के जो है अनेक देशों में साम्यवादी साम्यवादी सरकारों को समर्थन दिया था। अमेरिकी नीतियां देखिएगा 1947 में आपके टूमेन सिद्धांत और मार्शल योजना के माध्यम से अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने की जो है नीति अपनाई थी। जर्मनी एवं बर्लिन का जो प्रश्न है वो किस प्रकार से देखिएगा, युद्ध के बाद जर्मनी और बर्लिन के विभाजन ने जो है तनाव बढ़ाया और परमाणु हथियारों की होड़, इससे दोनों के बीच अविश्वास जो है देखने को मिला था। नेक्स्ट देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव क्या था। जो आपके द्विध्रुवीय विश्व जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत देखिएगा कि विश्व अमेरिकी और सोवियत गुटों में विभाजित हो गया। सैन्य गुटों का निर्माण 1949 में जो आपके नाटो और 1955 में वार्ता संधि को देखने को मिली थी। हथियारों की होड़, परमाणु का युद्ध का खतरा देखने को मिला और स्थानीय युद्धों को बढ़ावा, जिसमें कोरिया, वियतनाम और आपके अफगानिस्तान जो है इनका संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, जिसमें स्वतंत्र विदेशी नीति का उदय देखने को मिला था। देखिएगा देतांत क्या है, इसके अंतर्गत इसका अर्थ देखिएगा कि तनाव में कमी है। 1960 के दशक में के अंत से 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करने के प्रयासों को जो है देतांत जो है कहा जाता है। प्रमुख घटनाएं इसके अंदर 1963 में आपके हॉटलाइन की स्थापना की गई थी और 1968 में परमाणु अप्रसार संधि की जो है संधि हुई थी। 1972 में सेल्ट 1 का समझौता हुआ। 1975 में हेलसिंकी समझौता जो है देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं देतांत का महत्व क्या है। देतांत ने परमाणु युद्ध की संभावना को कम करने और महाशक्तियों के बीच वार्ता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई थी। देखिएगा यहाँ पर शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का अंत अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाओं का परिणाम था। प्रमुख कारण देखिएगा यहाँ पर, प्रमुख कारण क्या दे रखे देखिएगा
कि सोवियत अर्थव्यवस्था की कमजोरी, हथियारों की दौड़ और सैन्य खर्च ने सोवियत अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव यहाँ पर डाला। और आपके मिखाइल बोरखा गोर्बाचेव की नीतियाँ 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता बने। उन्होंने ग्लास नोस्त खुलेपन की जो है नीति और आपके पेरे अस्त्रोइका यानी पुनर्गठन की नीति यहाँ पर अपनाई थी। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन देखिएगा 1989 में पूर्वी यूरोप के कई देशों में जो है साम्यवादी सरकारें कमजोर हुई और बर्लिन की दीवार पर पतन देखिए जो है 9 आपके नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवारें गिर गई। ये शीत युद्ध के अंत का महत्वपूर्ण प्रतीक था। जर्मनी का पुनः एकीकरण 1990 से पूर्व और पश्चिम में जर्मनी का एकीकरण हुआ। सोवियत संघ का जो है विघटन दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बाद साथ शीत युद्ध का औपचारिक अंत यहाँ पर माना जाता है। परिणाम देखिएगा इसका क्या देखने को मिला था। शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका विश्व की प्रमुख महाशक्ति बनकर उभरा और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला था। विउपनिवेशीकरण देखिएगा, विउपनिवेशीकरण अर्थ इसका देखिएगा एशिया और अफ्रीका के वे देश जो यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए और इस प्रक्रिया को विउपनिवेशीकरण कहा जाता है। विउपनिवेशीकरण के कारण क्या रहे थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियों की आर्थिक कमजोरी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का विकास, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन, अमेरिका और सोवियत संघ का औपनिवेशिक व्यवस्था के प्रति विरोध, उपनिवेशों में शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास होना और आपके एशिया में नए राज्यों का उदय हुआ जिसमें भारत 1947, पाकिस्तान 1947, बर्मा म्यांमार 1948, श्रीलंका 1948, इंडोनेशिया 1949 और फिलीपींस 1946 के अंदर इनका नए राज्यों का जो है उदय देखने को मिला था। अफ्रीका के अंदर देखिएगा कौन कौन से नए राज्य हुए थे। घाना 1957 और नाइजीरिया 1960 के अंदर, केन्या 1963 और आपके जो है अल्जीरिया जो है 1962 के अंदर बना था। 1960 को अक्षर अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है। किसका वर्ष है? अफ्रीका का वर्ष कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर गुट निरपेक्षता अर्थ देखिएगा, गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी सैन्य गुट से में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना है। जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ आपके ब्रोज टिटो और गमाल अब्देल नासिर और आपके सुकर्णो और जो है कवामे नुक्रमा ने जो है इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट देखिएगा गुट निरपेक्षता के उद्देश्य देखिएगा कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई गई, विश्व शांति, उपनिवेशवाद का विरोध किया गया और नस्लवाद का विरोध, निरस्त्रीकरण, आर्थिक विकास, संप्रभुता को और समानता यहाँ पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा कि गुट निरपेक्षता की विशेषताएं देखिएगा कि किसी सैन्य गुट का अस्थायी सदस्य न बनना, स्वतंत्र विदेश नीति, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन यहाँ पर करना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी गुट निरपेक्षता पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुई, बल्कि विकासशील देशों की आवाज, आर्थिक असमानता का समाधान, विश्व शांति, निरस्त्रीकरण, वैश्विक दक्षिण का सहयोग यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर है कि यद्यपि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, विश्व शांति, निरस्त्रीकरण, संप्रभुता, आर्थिक समानता और विकासशील देशों के हितों के कारण गुट निरपेक्षता के मूल सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है। देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति क्या है, यहाँ पर देखिएगा एक बार। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में डिटेल से बात करते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो एक महाशक्ति के रूप में जो है उभरा। शीत युद्ध के दौरान उसकी विदेश नीति का प्रमुख जो आधार रहा था वो साम्यवाद के प्रसार को रोकना इसका जो है
विशेष आधार जो है प्रमुख आधार माना जाता था। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विदेश नीतियां थी, इनकी प्रमुख विशेषताएं देखिएगा क्या थी। इसके अंदर साम्यवाद का विरोध किया गया, जिसमें सोवियत प्रभाव को रोकना इसका मकसद था। सामूहिक सुरक्षा, जिसमें नाटो जैसे सैन्य संघ गठबंधनों का यहाँ पर क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। आर्थिक सहायता, जिसके अंतर्गत मार्शल योजना के माध्यम से पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता पहुंचाना इसका जो है मकसद रहा था। और लोकतंत्र एवं पूंजीवाद का समर्थन इसके द्वारा है वो किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं चीन के प्रति इसकी जो है किस प्रकार की नीति थी। तो 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद अमेरिका ने जो है प्रारंभ में माओ के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता नहीं दी, और 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों में बड़ा परिवर्तन किया था। और 1979 में अमेरिका ने जो है बीजिंग सरकार को औपचारिक मान्यता यहाँ पर क्या दे दी थी, मान्यता प्रदान कर दी थी। इस प्रकार से चीन के प्रति इसकी जो है नीति है वो देखने को मिली थी। चीन के जो है चीन की विदेश नीति किस प्रकार से देखने को मिलती है वो देखिएगा। यहाँ पर 1949 में चीन जनवादी गणराज्य की जो है स्थापना के बाद चीन की विदेश नीति में साम्यवाद, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण यहाँ पर तत्व बने। और प्रमुख उद्देश्य देखिएगा इसके कि राष्ट्रीय संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करना, चीन को विश्व की प्रमुख शक्ति बनाना इसके प्रमुख उद्देश्य चीन की विदेश नीति के रहे थे। अब प्रमुख चरण कौन कौन से थे, जिसमें प्रथम चरण जो 1949 से 1950 के दशक तक चला था, सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ यहाँ पर संबंध देखने को मिले थे। द्वितीय चरण में जो है चीन सोवियत मतभेद हुआ। तृतीय चरण में 1972 में अमेरिका से निकटता जो है निक्सन की यात्रा की। और आपके चतुर्थ चरण के अंदर आधुनिक दौर में आर्थिक शक्ति, व्यापार और तकनीक का इसके द्वारा क्या किया गया, विस्तार किया गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति लोकतंत्र, पूंजीवाद और साम्यवाद की रोकथाम पर केंद्रित रही, जबकि चीन की जो विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हित, आर्थिक शक्ति और व्यवहारिक जो कूटनीति है उसका महत्व लगातार यहाँ पर बढ़ा है। रूस और सोवियत संघ जो आपके था उसकी विदेश नीति किस प्रकार की थी, देखिएगा कि शीत युद्ध के संदर्भ में यहाँ रूस में से जो है मुख्यतः सोवियत संघ की विदेश नीति का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। देखिएगा प्रमुख उद्देश्य इसके देखिएगा कि समाजवादी व्यवस्था की रक्षा करना, सोवियत प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना और पश्चिमी पूंजीवादी शक्तियों का विरोध करना इसका रहा है। और सामरिक एवं परमाणु शक्ति को मजबूत करना, विदेश से जो आपके मित्र देश हैं और समाजवादी जो देश हैं उनकी सहायता करना इनका उद्देश्य रहा है। और विश्व राजनीति में महाशक्ति के रूप में अपनी जो है स्थिति बनाए रखना इसका जो है उद्देश्य रहा है। प्रमुख विशेषताएं देखिएगा कि साम्यवाद का जो प्रसार है वो सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में समाजवादी सरकारों को समर्थन दिया। सैन्य गठबंधन 1955 में जो है हुआ था और वार्ता संधि के माध्यम से सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाया। ये नाटो के मुकाबले का प्रमुख जो है संगठन था। हथियारों की दौड़, अमेरिका जो था, अमेरिका और सोवियत संघ इनके बीच परमाणु एवं मिसाइल शक्ति की प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध की प्रमुख विशेषता है वो बनी है। और तीसरी दुनिया में प्रभाव, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में सोवियत संघ ने जो है राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की। देतांत की बात करें तो 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव देखने को मिला वो तनाव कम करने की प्रक्रिया को देतांत कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से देखने को मिला है। 1980 के दशक में आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक संकट और राष्ट्रीयताओं की मांगे जो है बड़ी है। और आपके मिखाइल गोरबा चेव के जो है सुधारों के
बावजूद सोवियत संघ की व्यवस्था संकट से नहीं उबर सकी और 1991 में सोवियत संघ का विघटन देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, पाकिस्तान की विदेश नीति किस प्रकार की देखने को मिली। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की विदेश नीति का प्रमुख जो आधार रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के साथ संबंध और आर्थिक सहायता तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में भागीदारी यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना और आपकी भारत के प्रभाव को संतुलित करना, आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्रदान करना, मुस्लिम देशों के साथ सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका, क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित करना इसका रहा है। प्रमुख बिंदु देखिएगा, अमेरिका के साथ संबंध। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के निकट आया और सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्रदान की। चीन के साथ संबंध, चीन और पाकिस्तान के संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बने, विशेषकर 1979 के बाद। और भारत के साथ संबंध कश्मीर समस्या, सुरक्षा एवं युद्ध जो कि 1947-48, 1965 और 1971 के प्रमुख जो है कारक यहाँ पर कारण रहे हैं। परमाणु नीति 1988 में जो है परमाणु परीक्षणों के बाद दक्षिणी एशिया में परमाणु प्रतिरोध की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शीर्षक यहाँ पर देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर लोकतंत्र, पूंजीवाद, साम्यवाद की रोकथाम और वैश्विक नेतृत्व यहाँ पर देखने को मिला। और चीन में राष्ट्रीय हित, आर्थिक शक्ति और व्यवहारिक कूटनीति है देखने को मिली है। सोवियत संघ यानी रूस में शीत युद्ध में समाजवाद और अमेरिकी प्रभाव का यहाँ पर विरोध हुआ है। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के साथ संबंध तथा बड़ी शक्तियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित करना रहा है। अब हम बात करेंगे इकाई नंबर 4 की, भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार से देखने को मिले थे उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, भारत की विदेश नीति। भारत ने स्वतंत्रता के बाद ऐसी विदेश नीति अपनाई जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, विश्व में शांति बनाए रखना, उपनिवेशवाद का विरोध और गुटनिरपेक्षता तथा सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति के प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर, भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य देखने को मिले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, विश्व में शांति की स्थापना करना, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना, नस्लवाद का विरोध करना और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास जताना और निरस्त्रीकरण का समर्थन करना, पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना और विकासशील देशों के सहयोग को बढ़ावा देना यहाँ पर रहा है। भारत की विदेश नीति के प्रमुख कुछ सिद्धांत देखने को मिले हैं, वो इस प्रकार से हैं। देखिएगा, गुटनिरपेक्षता यानी शीत युद्ध के समय भारत ने किसी सैन्य गुट में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति जो है आपके यहाँ पर अपनाई थी। भारत ने जो है स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई थी। पंचशील के सिद्धांत देखिएगा, 1954 के अंदर ये सिद्धांत दिया गया था। एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं पारस्परिक लाभ यहाँ पर रहा है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व किस प्रकार से देखने को मिला है। विभिन्न राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं वाले देशों के साथ जो है शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध, औपनिवेशिक शासन और दक्षिणी अफ्रीका की रंग भेद नीति का विरोध यहाँ पर करना, निरस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों में कमी का समर्थन करना जो है यहाँ पर रहा है। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति केवल आदर्शों पर आधारित नहीं है, इसके निर्माण में अनेक आंतरिक और बाहरी कारक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं। भौगोलिक स्थिति, लंबी समुद्री सीमा और पड़ोसी देशों जिसमें चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से निकटता। और राष्ट्रीय सुरक्षा जिसमें सीमा का विवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता रहा है। आर्थिक आवश्यकताएं, व्यापार, ऊर्जा, विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग यहाँ पर रहा है। और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध में पड़ोसी देशों के साथ प्राचीन संस्कृति और सामाजिक संबंध यहाँ पर देखने को मिले। और राष्ट्रीय नेतृत्व है जिसमें प्रधानमंत्रियों की विदेश नीतियों में प्राथमिकता देखने को मिली है। अब बात करते हैं भारत और नेपाल के संबंध किस प्रकार से देखने को मिले हैं। तो भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है। दोनों देशों के बीच लोगों की जो आवाजाही और आर्थिक संबंध भी महत्वपूर्ण है। प्रमुख मुद्दे देखिएगा यहाँ पर है। सीमा प्रबंधन, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, जल संसाधन, सुरक्षा सहयोग और सीमा से जुड़े विवाद। भारत और नेपाल संबंधों में सहयोग के साथ साथ समय समय पर राजनीतिक मतभेद भी उत्पन्न होते रहते हैं। भारत और भूटान के संबंध देखिएगा। भारत और भूटान के संबंध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण ही रहे हैं। आर्थिक सहयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर जो है देखने को मिली। और व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र के अंदर सहयोग यहाँ पर देखने को मिला है। भूटान की जो जल विद्युत परियोजना है उनमें भारत का सहयोग दोनों देशों की आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। और भारत और बांग्लादेश के संबंध देखिएगा। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। सहयोग के क्षेत्र में यहाँ पर जो है व्यापार है, परिवहन एवं संपर्क के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, और सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग और सांस्कृतिक संबंध के रूप में यहाँ पर सहयोग देखने को मिले हैं। लेकिन कुछ समस्याएं भी देखने को मिली है जिसमें सीमा प्रबंधन की समस्या यहाँ पर देखने को मिली, नदी जल बंटवारा की समस्या देखने को मिली, अवैध आवागमन का यहाँ पर जो है समस्या देखने को मिली। और सीमा से जुड़े कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी समस्याएं जो है भारत और आपके जो है इस देश के सामने जो है दोनों देशों के सामने देखने को मिली है। तो बात करते हैं आगे इसके अंदर। फिर भी हम बात करें तो दोनों देशों के संबंधों में आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग का महत्व लगातार बढ़ा है। भारत और श्रीलंका के बीच देखिएगा किस प्रकार के संबंध है। भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है जिसमें प्रमुख मुद्दे हैं व्यापार और आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, तमिल प्रश्न और मछुआरे से संबंधित विवाद और क्षेत्रीय सहयोग यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा श्रीलंका की जो आपके गृह युद्ध के दौरान भारत की भूमिका दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विषय रही है। और भारत और म्यांमार के संबंध देखिएगा। भारत में जो है म्यांमार भारत की जो है एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण देशों में से एक है। सहयोग देखिएगा यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र के अंदर, सीमा सुरक्षा के अंदर, आतंकवाद विरोधी सहयोग है। और परिवहन एवं संपर्क के अंदर ऊर्जा, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ क्षेत्रीय संबंध यहाँ पर स्थापित है देखने को मिलते। आगे देखिएगा भारत और चीन के साथ संबंध किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। भारत और चीन के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल है जिसमें प्रारंभिक दौर देखिएगा यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने का प्रयास किया। पंचशील समझौता 1954 के अंदर हुआ। दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण ये घटना थी। और दोनों देशों ने संबंधों में महत्वपूर्ण घटना था। और 1962 का जो युद्ध हुआ उसके बारे में देखिएगा यहाँ पर। सीमा विवाद के कारण 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक तनाव जो है रहा है और अभी भी तनाव बना हुआ है साथियों। और देखिएगा वर्तमान में संबंधों के मुद्दे, सीमा विवाद यहाँ पर चलता रहता है। वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है LAC उसके बारे में जो है आप डिटेल से जानते हैं होंगे क्योंकि ये जो है मुद्दा बना रहता है। और व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा पर सैन्य बल जो है सैन्य तनाव देखने को मिलता है। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। और भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण है लेकिन सीमा विवाद दोनों देशों के संबंधों में प्रमुख चुनौती बना
हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के संबंध किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध स्वतंत्रता के समय से ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील रहे हैं। प्रमुख विवाद है कश्मीर समस्या, सीमा विवाद, आतंकवाद, जल संबंधी मुद्दा और सैन्य प्रतिस्पर्धा देखने को मिलते हैं। प्रमुख युद्ध देखिएगा यहाँ पर 1947-48 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ, 71 का हुआ, 1999 का कारगिल का जो युद्ध है वो संघर्ष हुआ था। संबंध सुधारने के प्रयास, दोनों देशों ने समय समय पर वार्ता की, समझौते और विश्वास बहाली के माध्यम से संबंध सुधारने का प्रयास किया। शिमला समझौता हुआ 1972 में, भारत पाकिस्तान संबंधों की महत्वपूर्ण यह घटना थी। और भारत की पड़ोसी नीति देखिएगा, भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व प्राप्त है। भारत के लिए शांतिपूर्ण और स्थिर पड़ोस जो है आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। देखिएगा यहाँ पर पड़ोसी नीति की प्रमुख विशेषताएं, पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग, संपर्क एवं परिवहन को बढ़ावा और सीमा सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध यहाँ पर रहा है। और व्यापारिक संबंधों का जो स्तर है, व्यापारिक संबंधों का विस्तार करना, आपदा एवं मानवीय सहायता, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से सहयोग करना यहाँ पर रहा है। भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन, उपलब्धियां देखिएगा, भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति की जो है विदेश नीति की पहचान बनाई, गुट निरपेक्ष आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई, उपनिवेशवाद और रंग भेद का यहाँ पर पुरजोर विरोध जो है भारत ने किया है, विकासशील देशों के हितों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है यहाँ पर मंचों पर उठाया, इनकी आवाज़ जो है उठाई है। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय कूटनीति को यहाँ पर महत्व दिया और विभिन्न महाशक्तियों के साथ संबंध बनाए रखने में सफलता यहाँ पर प्राप्त की है। चुनौतियाँ भी कुछ देखने को मिली हैं, जैसे चीन के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान के साथ तनाव, पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और सीमा सुरक्षा, हिंद महासागर की सुरक्षा और ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा और बदलती वैश्विक शक्ति संतुलन की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। फर्स्ट पर्सन की कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है समसामयिक प्रवृत्तियों एवं मुद्दों की विवेचना यहाँ पर करनी है। किस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निरंतर परिवर्तनशील है और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में अनेक नई प्रवृत्तियां जो है यहाँ पर उभरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल सैन्य शक्ति और राज्यों के संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और मानवीय मुद्दे भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गई हैं। यानी अब केवल जो है सैन्य शक्ति और राज्यों के संबंध जो है यहाँ पर सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आर्थिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और मानवीय मुद्दे भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके जो प्रमुख समसामयिक की प्रवृत्तियाँ हैं वो क्या है। देखिएगा समसामयिक की प्रवृत्तियाँ देखिएगा कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास हुआ है, वैश्वीकरण और आर्थिक परस्पर जो है आर्थिक और जो आपकी वैश्वीकरण और आर्थिक परस्पर निर्भरता में वृद्धि देखने को मिली है। क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ा है और आतंकवाद एवं उग्रवाद की चुनौती यहाँ पर देखने को मिली है। परमाणु हथियारों और निशस्त्रीकरण का प्रश्न देखने को मिला। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण की सुरक्षा का सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ। मानवाधिकार और मानवीय सुरक्षा का यहाँ पर देखने को मिली और ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और तकनीकी और विकासशील देशों द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व की मांग यहाँ पर उठी है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुआयामी हो गई है। शक्ति संतुलन के साथ आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, तकनीक और मानव सुरक्षा भी विश्व राजनीति के प्रमुख आधार बन चुके हैं। देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की कि इजराइल अरब इजराइल संघर्ष के प्रमुख कारण क्या रहे थे। यानी जब अरब इजराइल का जो संघर्ष हुआ था इसके प्रमुख कारण क्या देखने को मिले थे, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा साथियों कि अरब इजराइल संघर्ष पश्चिमी एशिया का एक दीर्घकालीन और जटिल संघर्ष माना जाता है और इसके केंद्र में जो है भूमि, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, धार्मिक भावनाएं और फिलिस्तीन का जो है प्रश्न प्रमुख यहाँ पर देखने को
मिले थे। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। इसके कारण क्या रहे थे, तो कारण देखिएगा साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है फिलिस्तीन में जो है राजनीतिक परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला था। यहूदी राष्ट्रवाद अर्थात आपके जो है यहूदी जो थे वो राष्ट्रवाद अर्थात जायोनिज्म का विकास यहाँ पर देखने को मिला। फिलिस्तीन में यहूदी और अरब समुदायों के बीच जो बढ़ता तनाव है वो भी इसका कारण रहा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन की योजना बनाई गई। 1948 में इजराइल की स्थापना और उसके बाद यहाँ पर युद्ध हुआ और फिलिस्तीन शरणार्थी समस्या देखने को मिली और आपकी यरूशलेम तथा अन्य क्षेत्रों को लेकर विवाद यहाँ पर बढ़ गया था और अरब देशों और इजराइल के बीच सुरक्षा संबंधी जो है आपकी चिंताएं देखने को मिली। बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप होने लगा और अस्थायी राजनीतिक समाधान पर सहमति का अभाव यहाँ पर देखने को मिला था, जो कि ये जितने भी हैं प्रमुख कारण यहाँ पर माने गए हैं। निष्कर्ष देखिएगा इसका कि अरब इजराइल संघर्ष जो है वो केवल धार्मिक विवाद नहीं है, इसमें जो है क्षेत्रीय, राजनीतिक, राष्ट्रीय और सुरक्षा संबंधी अनेक प्रश्न यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि फिलिस्तीन समस्या क्या है। फिलिस्तीन जो समस्या है वो क्या है और इसके समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं। देखिएगा फिलिस्तीन समस्या पश्चिमी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में से एक है और इसका मुख्य जो संबंध है वो फिलिस्तीन लोगों के राजनीतिक अधिकार, क्षेत्र, राज्यहुड, सुरक्षा और विस्थापना से माना जाता है। इसकी प्रमुख समस्याएं देखिएगा। समस्याएं यह है कि फिलिस्तीन राज्य की मांग होने लगी, क्षेत्रीय नियंत्रण और सीमाओं का प्रश्न उठने लगा और आपके जो है यरूशलेम की जो है स्थिति यहाँ पर देखने को मिली और फिलिस्तीन शरणार्थियों का प्रश्न, इजराइल की सुरक्षा का सवाल यहाँ पर खड़ा होने लगा। बस्तियों और क्षेत्रीय नियंत्रण से संबंधित विवाद हुआ और गाजा तथा पश्चिमी घाटी की स्थिति यहाँ पर सामने देखने को मिली। इसके समाधान के दो संभावित उपाय क्या थे, तो यहाँ पर वार्ता और कूटनीतिक समाधान अपनाया गया, हिंसा का अंत किया गया, दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करना यहाँ पर रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का सम्मान किया गया, मानवीय सहायता सुनिश्चित करना और दोनों राज्य जो है दो राज्य समाधान की दिशा का प्रयास करना। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की रचनात्मक भूमिका यहाँ पर देखने को मिली थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं फिलिस्तीन समस्या का अस्थायी समाधान राजनीतिक संवाद, सुरक्षा, न्याय, दोनों समुदायों के वैध अधिकारों के संतुलन पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा निस्त्रीकरण से आपके जो है क्या समझते हैं आप और इसके महत्व की विवेचना करनी है। निस्त्रीकरण का जो है अर्थ है हथियारों, विशेषकर विनाशकारी हथियारों की संख्या को कम करना या समाप्त करना है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करना है। निस्त्रीकरण के महत्व देखिएगा यहाँ पर युद्ध की संभावना कम होती है, इससे परमाणु युद्ध के खतरे को कम किया जा सकता है, देशों के बीच विश्वास यहाँ पर बढ़ता है और सैन्य व्यय में जो है कमी आती है। आर्थिक विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं, मानव सभ्यता को विनाशकारी हथियारों से बचाया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। प्रमुख चुनौतियाँ देखिएगा यहाँ पर कि जो देश है देशों के बीच विश्वास जो है आपके देखने को मिला और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता यहाँ पर होने लगी। हथियार उद्योगों के आर्थिक जो हित है उसके बारे में सोचना पड़ा और परमाणु हथियारों का रणनीतिक महत्व देखने को मिला। सत्यापन और अनुपालन की समस्या यहाँ पर सामने देखने को मिले। निस्त्रीकरण विश्व शांति की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए पारस्परिक विश्वास और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का होना बड़ा ही आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि यूरोप में नई आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों का यहाँ पर वर्णन करना है। देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सहयोग और एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। आर्थिक सहयोग से प्रारंभ हुई ये प्रक्रिया राजनीतिक और संस्थागत सहयोग तक पहुँच चुकी थी। प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखिएगा यहाँ पर कि यूरोपीय जो है आर्थिक सहयोग का विकास हुआ, यूरोपीय संघ का गठन और विस्तार देखने को यहाँ पर मिला। साझा बाजार, आर्थिक एकीकरण हुआ, यूरो मुद्रा का प्रयोग करने वाले देशों का
समन्वय बना। लोकतंत्र तथा एवं मानवाधिकारों पर जोर दिया गया। पूर्वी यूरोपीय देशों का पश्चिमी संस्थाओं से जुड़ा हुआ और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि देखने को मिली। ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति विधि विविधीकरण पर जोर यहाँ पर दिया गया और प्रवासन और शरणार्थी समस्या देखने को मिली। यूरोप की वैश्विक भूमिका को यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट देखिएगा कि निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि यूरोप आज आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यद्यपि सुरक्षा, प्रवासन, ऊर्जा, आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है। साथियों, इन क्लासेज की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टुडे रोजगार के नाम से ही है। वहां पर सभी क्लासेज की पीडीएफ आपको निःशुल्क रूप से देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता एवं विशेषताओं की यहाँ पर क्या करनी है, विवेचना करनी है। विकासशील जो देश है साथियों, विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विकसित देशों के प्रभुत्व और असमानताओं को कम करने के लिए अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की यहाँ पर मांग की थी। और इसी संदर्भ में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की जो है अवधारणा सामने देखने को मिली। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या देखने को मिले हैं, देखिएगा कि विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानता कम करना, विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उचित अवसर देना, प्राकृतिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार सुनिश्चित करना, तकनीक का हस्तांतरण करना और विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना यहाँ पर रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था और वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ाना रखा गया था। महत्व देखिएगा, इसके महत्व और निष्कर्ष किस प्रकार से देखने को मिले हैं। तो NIEO का उद्देश्य ऐसी विश्व आर्थिक व्यवस्था बनाना था जिसमें विकासशील देशों के हितों को अधिक महत्व मिले। निष्कर्ष है, आज भी वैश्विक आर्थिक असमानता के कारण न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग प्रासंगिक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भू राजनीति से आप क्या अभिप्राय हैं और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके महत्व को स्पष्ट करना है। भू राजनीति का संबंध भौगोलिक परिस्थितियों और राजनीतिक शक्ति के बीच संबंध से है। किसी देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, समुद्री मार्ग, सीमाएं, रणनीतिक स्थान उसकी विदेश नीति को प्रभावित यहाँ पर करते हैं। भू राजनीति के प्रमुख तत्व भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है, उसके प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलते हैं, समुद्री मार्ग, सामरिक क्षेत्र है, जनसंख्या और आर्थिक क्षमता, ऊर्जा संसाधन, शक्ति सैन्य, ये पूरे के पूरे देखने को मिलते हैं। आधुनिक महत्व देखिएगा इसका किस प्रकार से देखने को मिलता है। ऊर्जा संसाधनों की राजनीतिक जो है इससे देखने को मिलती है। समुद्री मार्गों की यहाँ पर सुरक्षा देखने को जो है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का बढ़ता जो महत्व है उसको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। पश्चिमी एशिया का सामरिक महत्व देखने को मिलता है और यूरोप और एशिया के बीच संपर्क और वैश्विक शक्ति संतुलन का देखने को मिलता है। ये प्रमुख महत्व के अंतर्गत आते हैं। निष्कर्ष हम कह सकते हैं, तकनीकी विकास के बावजूद भूगोल का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भू राजनीतिक वैश्विक शक्ति संघर्ष और विदेश नीतियों को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि सार्क की स्थापना, उद्देश्य एवं उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पर करना है। सार्क का मतलब है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका जो है इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्य इसके रखे गए हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, आपसी सहयोग को बढ़ाना, गरीबी और पिछड़ेपन से जो है मुकाबला, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति में सहयोग करना, व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना यहाँ पर रहा है। उपलब्धियां देखिएगा, उपलब्धियों के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संस्थागत व्यवस्था करना, शिक्षा और संस्कृति में सहयोग करना, क्षेत्रीय संवाद के लिए मंच प्रस्तुत करना और खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना। दक्षिणी एशियाई
पहचान को बढ़ावा देना था। सीमाएं देखिएगा, भारत पाकिस्तान, तनाव, राजनीतिक मतभेद और आपसी अविश्वास ने संगठन की प्रभावशीलता को प्रभावित किया है। निष्कर्षतः सार्क की क्षमता काफी अधिक है, लेकिन इसके सफल होने के लिए सदस्य देशों के बीच राजनीतिक विश्वास बड़ा ही आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि आसियान के संगठन उद्देश्यों एवं महत्व की विवेचना करनी। आसियान देखिएगा, आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत इसके उद्देश्य हैं कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखना, आर्थिक विकास करना, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना था, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग करना, सदस्य देशों के बीच संवाद करना, क्षेत्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना रहा था। महत्व देखिएगा यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत किया, आर्थिक विकास में सहयोग जो है दिया और क्षेत्रीय कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई। एशिया प्रशांत राजनीति में प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था। निष्कर्षतः आसियान सफल क्षेत्रीय संगठनों में से एक है और ये दक्षिण पूर्वी एशिया की जो है सामूहिक आवाज को मजबूत करने का कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ओपेक की स्थापना उद्देश्य विश्व राजनीति में इसकी भूमिका किस प्रकार से देखने को मिलती है स्पष्ट करना। देखिएगा, तेल निर्यातक जो आपके देशों का संगठन है ओपेक, तेल उत्पादक देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों को पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय करना रहा है। प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर देखिएगा कि पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय, तेल बाजार में स्थिरता का प्रयास करना, उत्पादक देशों के हितों की रक्षा करना, तेल उत्पादक देशों की आर्थिक हितों को सुरक्षित करना, विश्व ऊर्जा बाजार में संतुलन बनाए रखने में योगदान देना था। विश्व राजनीति में इसकी क्या भूमिका देखने को मिलती है, तो तेल की कीमतों पर प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव देखने को मिलता है, तेल आयातक देशों की विदेश नीति का प्रभाव देखने को मिलता है, विदेश नीति पर प्रभाव मिलता है इसका, और तेल उत्पादक देशों की आर्थिक शक्ति में वृद्धि देखने को मिलती है। निष्कर्ष है, ओपेक ऊर्जा राजनीति का महत्वपूर्ण संगठन है और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा राजनीति में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना उद्देश्यों का वर्णन करना है। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण का प्रमुख उदाहरण है और इसका वर्तमान स्वरूप जो है आपके मास्ट्रिक्ट संधि के बाद 1993 में अस्तित्व में आया। मुख्य उद्देश्य यूरोप में अस्थायी शांति स्थापित करना, आर्थिक एकीकरण, व्यापार एवं आवागमन को बढ़ावा देना रहा है। साथ ही साझा नीतियों का विकास करना, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप की सामूहिक भूमिका को मजबूत करना रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। एकल बाजार स्थापित करना, कई सदस्य देशों में जो है यूरो मुद्रा स्थापित करना, संस्थागत राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना, नागरिकों के आवागमन की व्यापक स्वतंत्रता जो है करना है, साझा आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियां स्थापित करना, और यूरोपीय संघ आधुनिक क्षेत्रीय एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में देखिएगा। ब्रिक्स का अर्थ उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक प्रमुख सहयोग मंच है। मूल रूप से इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका शामिल थे। बाद में इसके सदस्य विस्तार की प्रक्रिया हुई, जिसके उद्देश्य देखिएगा, आर्थिक सहयोग करना, विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार की मांग करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, वित्तीय सहयोग करना, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना रहा है। इसके महत्व को देखिएगा यहाँ पर, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग करना, वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में योगदान देना रहा है, विकासशील देशों के वैकल्पिक मंच, वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग को मजबूत करना यहाँ पर रहा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण के बढ़ते प्रभाव का महत्वपूर्ण प्रतीक है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे
आपकी IORA के बारे में बात करेंगे, ये क्या है और इसके उद्देश्य महत्व की विवेचना विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और साझा हितों को बढ़ावा देना रहा है। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहे हैं कि आर्थिक सहयोग करना, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना रहा है, समुद्री सुरक्षा करना, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना रहा है, मत्स्य एवं समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग करना, आपदा प्रबंधन करना और विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग करना रहा है। यहाँ पर देखिएगा महत्व और निष्कर्ष देखिएगा। हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व के कारण इसका महत्व बड़ा है। समुद्री व्यापार और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा में सहयोग, क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क को बढ़ावा मिला। भारत सहित अनेक देशों के लिए रणनीतिक महत्व यहाँ पर देखने को मिला है। निष्कर्ष है हिंद महासागर की बढ़ती आर्थिक एवं सामरिक भूमिका के कारण IORA का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे सार्क और आसियान की तुलनात्मक वर्णन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिएगा सार्क और आसियान की तुलना करनी है। सार्क और आसियान दोनों क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन इनकी जो कार्य क्षमता और क्षेत्रीय परिस्थितियां हैं उनमें कुछ अंतर देखने को मिलता है, जो इस प्रकार से है। देखिएगा क्षेत्र की बात करें तो ये दक्षिण एशिया के अंदर है और आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर है। इसकी स्थापना सार्क की 1985 के अंदर और आसियान की 1967 के अंदर होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग करना और इसका क्षेत्रीय सहयोग व स्थिरता को बनाए रखना आसियान का रहा है। और सार्क की प्रमुख चुनौती है वो भारत पाकिस्तान तनाव है और आसियान की क्षेत्रीय मतभेद देखने को मिला है। आर्थिक सहयोग के अंदर अपेक्षाकृत सीमित रहा है सार्क का और इसके अंदर अपेक्षाकृत अधिक विकसित रहा है आसियान का। राजनीतिक संवाद सीमित प्रभाव देखने को मिला है सार्क के अंदर और आसियान के अंदर अधिक सक्रियता देखने को मिली है। इस प्रकार से देखिएगा दोनों संगठन जो है आपके क्षेत्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आसियान ने आर्थिक एवं कूटनीतिक सहयोग के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी भूमिका यहाँ पर निभाई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा वैश्वीकरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव देखने को मिला है। वैश्वीकरण ने विश्व के देशों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आपके तकनीकी रूप से अधिक जो है परस्पर निर्भर बना दिया है। यहाँ पर देखिएगा इसके प्रभाव क्या देखने को मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना, पूंजी और तकनीक का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव, आर्थिक परस्पर निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व बढ़ाना, संचार और सूचना में क्रांति लाना, देशों की आर्थिक जो आपकी नीतियां हैं उनका वैश्विक प्रभाव, वैश्विक समस्याओं के लिए सामूहिक समाधान की आवश्यकता करना है। नकारात्मक प्रभाव देखिएगा आर्थिक असमानता, स्थानीय उद्योगों पर दबाव, वैश्विक आर्थिक संकट को तेजी से फैलना, सांस्कृतिक और राजनीतिक तनाव। वैश्वीकरण ने विश्व को अधिक परस्पर निर्भर बनाया है, लेकिन इसके लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है ऊर्जा संसाधनों के महत्व की विवेचना करनी है। देखिएगा ऊर्जा जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। तेल और प्राकृतिक गैस के जैसे संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय जो है राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। महत्व देखिएगा महत्व के कारण औद्योगिक विकास ऊर्जा पर निर्भर है। परिवहन व्यवस्था में तेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊर्जा संसाधन देशों की आर्थिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। तेल और गैस की आपूर्ति से विदेश नीति जो है प्रभावित होती है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा आवश्यक होती है। ऊर्जा संसाधनों को लेकर क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखने को मिली है और नवीनीकरण ऊर्जा की ओर संक्रमण नई भू राजनीति को जन्म दे रहा है। निष्कर्ष है ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर बन चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्षेत्रीय संगठनों के बढ़ते महत्व के कारणों की विवेचना करनी है। आज राष्ट्र अनेक समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकते, इसलिए क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ रहा है। देखिएगा आर्थिक कारण क्या रहे हैं। आर्थिक सहयोग करना, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा करना, व्यापार और निवेश में वृद्धि करना, साझा समस्याओं का समाधान करना, राजनीतिक संवाद करना, आपदा और महामारी से
निपटने में सहयोग करना, क्षेत्रीय पहचान का विकास और वैश्विक राजनीति में जो है सामूहिक प्रभाव को बढ़ाना रहा है। उदाहरण यहाँ पर देखिएगा, यूरोपीय संघ है, आसियान है, सार्क है, अफ्रीकी संघ है और अन्य क्षेत्रीय संगठन इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष, क्षेत्रीय संगठन वैश्वीकरण और बहुध्रुवीय वैश्विक विश्व व्यवस्था में राज्यों के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करना है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति किसी एक देश या दो देशों के हाथों में केंद्रित न होकर अनेक शक्तियों में वितरित होती है। विशेषताएं देखिएगा इसकी कि अनेक शक्तिशाली देशों का अस्तित्व रहा है, आर्थिक शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में विकास वितरण देखने को मिला है और क्षेत्रीय शक्तियों का बढ़ता प्रभाव, बहुपक्षीय संस्थाओं का महत्व, विभिन्न देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक और तकनीकी शक्ति का महत्व, वैश्विक दक्षिण की बढ़ती भूमिका देखने को मिली है। महत्व देखिएगा, महत्व, चुनौतियां और निष्कर्ष किस पर महत्व। बहुध्रुवीयता से छोटे और मध्यम देशों को विभिन्न शक्तियों के साथ संबंध विकसित करने के अधिक अवसर मिलते हैं। चुनौतियां, शक्ति संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, गठबंधनों में परिवर्तन और क्षेत्रीय तनाव यहाँ पर बढ़े जाता है। निष्कर्ष है, समकालीन विश्व राजनीति में शक्ति का वितरण अधिक जटिल और बहुध्रुवीय होता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका किस प्रकार से देखने को मिलती है, उसका मूल्यांकन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई थी। आज भी यह सबसे व्यापक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना हुआ है। पर मुख्य भूमिकाएं इसके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता करना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, शरणार्थियों और आपके विस्थापितों की सहायता करना, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना, सतत विकास के लिए वैश्विक प्रयास करना इसका रहा है। कुछ सीमाएं भी इसकी देखने को मिलती है। सुरक्षा परिषद में वीटो व्यवस्था स्थापित करना, महाशक्तियों के राजनीतिक हित को देखना, कई संघर्षों को प्रभावी ढंग से रोकने में कठिनाई आई है और संस्थागत सुधार की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र की सीमाएं फिर भी वैश्विक समस्याओं का समाधान के लिए इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण देखने को मिली है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका की यहाँ पर विवेचना करनी है। भारत विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण उभरती शक्ति है। भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता, बहुपक्षीय सहयोग, विकासशील देशों के हित, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख तत्व माने गए हैं। भारत की प्रमुख भूमिकाएं हैं विश्व शांति और सहयोग का समर्थन करना, बहुपक्षीय संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी लेना, विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना, ब्रिक्स, IORA और अन्य मंचों में सक्रिय भूमिका निभाना, हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना, वैश्विक दक्षिण के मुद्दे को उठाना, विभिन्न प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलन स्थापित करना, आर्थिक और तकनीकी सहयोग का विस्तार करना रहा है। और निष्कर्षतः यहाँ पर भारत की बढ़ती आर्थिक, तकनीकी, सामरिक क्षमता उसे समकालीन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाती है। और बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे जिसके अंदर पूरी की पूरी इसके संगठन की बात करेंगे और संगठन के साथ साथ इसकी हम बात करेंगे आपके कार्य प्रणाली कैसी है, ऐतिहासिक भूमिका इसकी क्या रहेगी, आलोचनात्मक मूल्यांकन इसका किस प्रकार से रहने वाला है। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करते हैं दोस्तों तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है और इसके संस्थापक के सदस्य है वो 51 देश है जिसके अंदर भारत भी अपना शामिल है। वर्तमान सदस्य इसके जो 193 सदस्य इस देश के इसके अंदर है वो देश शामिल है। आधिकारिक भाषाएं इसके अंदर 6 है जिसके अंदर आपके अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीन, स्पेनिश और अरबी इसके अंदर शामिल है। और वर्तमान महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस, ये आपको याद रखना है, निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ये जितनी भी जानकारी हमने ली है वो आपके शॉर्ट के अंदर देखने को मिल सकती है क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा, प्रस्तावना और पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध यानी आपके 1939 से 1945 के मध्य का जो काल था, इसकी अभूतपूर्व जो आपके विभीषिका और व्यापक विनाश और मानवता पर मंडराते संकट के बाद जो है आपके विश्व नेताओं ने एक ऐसे
अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो है आवश्यकता महसूस की थी तो कि आपके भविष्य में किसी भी वैश्विक महायुद्ध को रोक सके। राष्ट्र संघ की इस विफलता के अनुभवों से सीखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना था और राष्ट्रों के बीच जो आपके राष्ट्र थे उनके बीच जो है मित्रवत संबंधों को बढ़ावा देना तथा आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं की समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान यहाँ पर करना था। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो आपके संयुक्त राष्ट्र जो है चार्टर के अध्ययन जो आपके अध्याय 3 के अनुसार जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है 6 प्रमुख अंग है जो कि विभिन्न प्रकार के जो है आपके विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों को संचालित जो है कर रहे हैं या फिर करते हैं। देखिएगा यहाँ पर महासभा के बात करते हैं जिसके अंदर संरचना की बात करें तो 193 यहाँ पर सदस्य हैं और एक देश एक वोट यहाँ पर सम्मिलित रहता है। विश्व की प्रमुख कार्य और भूमिकाएं देखें तो विश्व की संसद जिसमें नीति निर्धारण, बजट स्वीकृत, नए सदस्यों का प्रवेश, बहुपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श शामिल रहता है। सुरक्षा परिषद की बात करें तो जिसके अंदर 15 सदस्य, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य इसके अंदर शामिल रहते हैं। वैश्विक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, शांति अभियानों की मंजूरी, प्रतिबंध लगाना एवं सैन्य कार्रवाई का अधिकार इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जिसके अंदर 54 सदस्य है जिसके अंदर 3 वर्ष हेतु निर्वाचित रहते हैं। इसके अंदर वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक सतत विकास और मानवीय अधिकार अभियानों का समन्वय सम्मिलित होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके अंदर 15 न्यायाधीश हैं और सदस्य देशों के मध्य विधिक जो विवाद होते हैं उनका कानूनी निपटान करना इनका जो है कार्य रहता है और UN अंगों की जो है कानूनी सलाह यहाँ पर जो है देना होता है। सचिवालय की बात करें तो यहाँ पर महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ सम्मिलित होता है जिसके अंदर संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक व दैनिक कार्यों का निष्पादन तथा शांति जो है प्रस्तावों का कार्यान्वयन सम्मिलित होता है। और इसके अंदर जो है सदस्य जो है स्थायी सदस्य 5 जो है इसके अंदर सम्मिलित रहते हैं। इसके अंदर बात करते हैं आपके न्यायिक परिषद की हम बात करें तो इसके अंदर गैर स्वशासित जो आपके भूभागों को स्वतंत्रता हेतु तैयार करना 1994 से इसका कार्य पूर्ण होने पर जो है निष्क्रिय है। नेक्स्ट यहाँ पर है कार्य प्रणाली एवं संचालन सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी विभिन्न जो विशिष्ट एजेंसियां हैं उनके माध्यम से जैसे WHO है, UNESCO और UNICEF और UNDP और IMF जो आपके हैं उनके द्वारा और विश्व बैंक के साथ मिलकर विश्व भर में कार्य करता है। इसके जो मुख्य कार्य प्रणाली है वो निम्नलिखित बिंदुओं पर है जैसे संसदीय चर्चा एवं सर्वसम्मति। महासभा में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में वार्षिक सत्र आयोजित होता है जहां सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वैश्विक मुद्दों पर विचार रखते हैं। सामान्य विषयों पर साधारण बहुमत तथा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जो है 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। और शांति सेना अभियान जिसके अंदर सुरक्षा परिषद है उसके निर्णय पर संघर्षरत क्षेत्रों में नीली टोपी जो है वाली शांति सेना जो है तैनात की जाती है जिसमें सदस्य देश जो सैन्य योगदान जो है यहाँ पर देते हैं। और वीटो की बात करते हैं इसको वीटो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य जिसके अंदर जो है आपके P5 यानी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस में से जो है यदि कोई एक भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ जो ना वोट यानी वीटो कर देता है तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर रहता है वीटो का जो है प्रयोग, वीटो शक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट यहाँ पर है देखिएगा कि आलोचनात्मक मूल्यांकन। विगत जो आपके 80 वर्षों के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। एक और जहां इसने कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक सफलताएं अर्जित की है वहीं दूसरी ओर गंभीर विफलताओं के कारण इसकी व्यापक आलोचना भी हुई है। देखिएगा प्रमुख सफलताएं एवं उपलब्धियां और सीमाएं एवं प्रमुख आलोचनाएं किस प्रकार से रहती है। प्रमुख सफलताएं एवं उपलब्धियां। तृतीय विश्व युद्ध से बचाव। देखिएगा परमाणु युद्ध और शीत युद्ध के
भीषण तनावों के बावजूद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाए रखा। उपनिवेशवाद का अंत। एशिया एवं अफ्रीका के दर्जनों देशों को औपनिवेशिक दासता से स्वतंत्रता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। मानवीय एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें WHO द्वारा चेचक व पोलियो उन्मूलन द्वारा बाल कल्याण तथा शरणार्थी संकट में राहत यहाँ पर WHO के द्वारा की गई थी। मानवाधिकारों की सुरक्षा की बात करें तो आपकी 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के माध्यम से मानवाधिकारों का वैश्विक ढांचा यहाँ पर तैयार हुआ था। सीमाएं एवं प्रमुख आलोचनाएं क्या रहती हैं? वेटो शक्ति का दुरुपयोग, जिसके अंदर P5 देशों ने अपने राष्ट्रीय और भू राजनीतिक हितों के लिए बार बार वेटो का प्रयोग कर न्याय संगत निर्णयों को रोका। हालिया संकटों में अप्रभावी। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष, सीरिया व अफगानिस्तान संकट में कोई कोई ठोस समाधान निकालने में विफल रहे हैं। और अप्रासंगिक संरचना। सुरक्षा परिषद 1945 के शक्ति संतुलन को दर्शाती है और भारत, ब्रिटेन, जापान और अफ्रीकी जो महाद्वीप है का प्रतिनिधित्व नगण्य है। नेक्स्ट यहाँ पर सैन्य बल का अभाव किस प्रकार से है? देखिएगा, स्वयं की अस्थायी सेना न होने से यह मजबूत सैन्य शक्तियों के खिलाफ अप्रभावी साबित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सुरक्षा परिषद के सुधार एवं भारत की दावेदारी। 21वीं सदी के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग अत्यंत तीव्र हो गई है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान यानी G4 देश ने सुरक्षा परिषदों की अस्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार है। भारत का दावा, भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विशाल लोकतंत्र तथा शांति अभियानों में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है। सुधार में बाधाएं। अस्थायी सदस्यों, विशेषकर चीन की अनिच्छा और आम सहमति का न बन पाना मुख्य चुनौती यहाँ पर रहती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि तमाम आलोचनाओं और आपके संरचनात्मक कमियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी बहुपक्षीय कूटनीति का एकमात्र सार्वभौमिक मंच है। यदि संयुक्त राष्ट्र न होता तो आज की वैश्विक दुनिया में एक ऐसी ही संगठन का निर्माण करना पड़ता और आवश्यकता इस बात की है कि इसमें लोकतांत्रिक सुधार किए जाएं ताकि यह 21वीं सदी की चुनौती का प्रभावी मुकाबला कर सके। इस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा परिषद में सुधार एवं भारत की दावेदारी के बारे में यहाँ पर विस्तार से हमने चर्चा की है। विस्तार से हमने यहाँ पर इसके बारे में भी बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, जिसके अंदर आपके शीत युद्ध, डेटांट और आपके बात करते हैं उपनिवेशीकरण एवं गुट निरपेक्षता की बात करते हैं। देखिएगा, शीत युद्ध की बात करते हैं। शीत युद्ध के अंदर बात करें तो ये 1945 से 1991 तक का काल के अंतर्गत हुआ था, जिसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध की अवधारणा की देखते हैं। इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव का दौर, जो कि शीत युद्ध कहलाता है। ये सीधे हथियारों के युद्ध के बजाय आपके छद्म युद्ध, जासूसी, कूटनीति और परमाणु हथियारों की होड़ पर आधारित था। मुख्य बिंदु की देखिएगा कि वैचारिक संघर्ष। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सैन्य संगठन की बात करें तो अमेरिका ने नाटो यानी जो कि 1949 का संगठन था, उस संगठन किया, जबकि सोवियत संघ ने जवाब में वार्सो पैक्ट का 1955 में गठन किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रमुख संकट, जो कि कोरिया युद्ध 1950-53 के अंदर हुआ था। बर्लिन की दीवार का निर्माण जो कि 1961 के अंदर हुआ था, और क्यूबा मिसाइल संकट जो कि 1962 के अंदर हुआ था। और समाप्ति की बात करें तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध यहाँ पर क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। डेटांत की बात करते हैं, जिसको तनाव से शैथिल्य भी कहते हैं। देखिएगा, डेटांत एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव में कमी। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, विशेषकर 1962 के
क्यूबा मिसाइल संकट के बाद लेकर के 1970 के दशक के अंत तक अमेरिका और आपके सोवियत संघ के बीच का तनाव संबंधों में नरमी आई। उसे इतिहास में डेटांत काल के नाम से जो है जाना जाता है। मुख्य विशेषता देखिएगा और घटनाएं देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा परमाणु नियंत्रण की संध्या। दोनों महाशक्तियों ने समझा कि परमाणु युद्ध विनाशकारी होगा। इसके अंदर सेल्ट वन 1972 के अंदर सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता, जिस पर रिचर्ड जो आपके निक्सन और लियोनिद जो आपके ब्रेजनेव ने जो है हस्ताक्षर किए थे। और सेल्ट सेकंड के अंदर जो 1979 के अंदर हुआ था, सशस्त्र नियंत्रण वार्ता का अगला चरण था ये। और हेलसिंकी समझौता 1975 के अंदर हुआ था। यूरोप में सीमाओं की अखंडता और मानवाधिकारों पर सहमति यहाँ पर बन चुकी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अंत में क्या हुआ था, 1979 के अंदर सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के बाद डेटांत का दौर जो है समाप्त हो गया था और द्वितीय शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध आपके शीत युद्ध था वो प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं विउपनिवेशीकरण की। विउपनिवेशीकरण की बात करें, इसकी अवधारणा की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का जो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड के राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण से आज़ाद होकर स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र जो है बनाना विउपनिवेशीकरण कहलाता है। मुख्य पहलू देखिएगा समय काल मुख्य रूप से 1945 से 1970 के दशक के बीच तेजी से हुआ था। प्रमुख कारण क्या रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसी शक्तियों का आर्थिक रूप से सैन्य रूप से कमजोर होना, उपनिवेशों में उग्र राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, उदाहरण भारत का स्वतंत्रता संग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा आत्मनिर्भर दोहे के आधार पर समर्थन यहाँ पर हुआ था। प्रभाव की बात करें तो विश्व मानचित्र पर कई नए स्वतंत्र राष्ट्र तीसरी दुनिया का यहाँ पर भी जन्म देखने को मिला था। गुटनिरपेक्षता देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा गुटनिरपेक्षता देखिएगा, इसकी अवधारणा थी शीत युद्ध के दौर में नव स्वतंत्र उपनिवेश देशों द्वारा अमेरिका, सोवियत संघ के किसी भी सैन्य संगठन में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के सिद्धांत को कूटनिरपेक्षता यहाँ पर कहा गया। मुख्य संस्थापक और बिंदु। प्रमुख संस्थापक नेता भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र में गमाल जो आपके अब्देल नासिर और युगोस्लाविया के जो कि आपके थे जोसिफ ब्रोज और टिटो, और इंडोनेशिया में के सुकर्णो और घाना के जो थे आपके क्वामे आपके नुकरमा, और बेलग्रेड सम्मेलन 1961 के अंदर हुआ था। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 1961 के अंदर बेलग्राम के अंदर हुआ था। ये याद रखिएगा, आपके अंदर जो एमसीक्यू है उसके अंदर पूछा जा सकता है। सिद्धांत इसका अर्थ है तटस्थता, अलगाव नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गुण दोष के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना था। देखिएगा इन चारों उदाहरणों का आपस में संबंध किस प्रकार से था। देखिएगा शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया को दो विरोधी सैन्य गुटों में बांट दिया। इसी कालखंड में विउपनिवेशीकरण के माध्यम से एशिया और अफ्रीका में कई नए देश जो है आज़ाद हुए, और इन नव स्वतंत्र देशों ने महाशक्तियों की गुटबाजी से दूर रहने के लिए गुटनिरपेक्षता का मार्ग चुना। जब दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्धों का खतरा चरम पर पहुंचा तो तनाव घटाने के लिए डेटांत नीति यहाँ पर अपनाई गई। अब आगे बात करते हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विदेश नीति जो कि अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिली है। देखिएगा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। विदेश नीति की बात करते हैं। किसी भी देश की वह रणनीति है जिसके माध्यम से वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने राष्ट्रीय हितों जैसे सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संप्रभुता और वैश्विक प्रभाव की रक्षा और बढ़ावा देता है। वैश्विक भू राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिएगा प्रमुख देशों की विदेश नीतियों का जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन यहाँ पर देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य आधार वैश्विक प्रभुत्व है, लोकतंत्र का प्रसार और आर्थिक सामरिक हितों की सुरक्षा है। मुख्य स्तंभ देखिएगा कि यहाँ पर हिंद प्रशांत रणनीति, एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए अमेरिका मित्र देशों के साथ बहुपक्षीय संगठन जैसे आपके QUAD और आपके
जो आपके AUKUS बना रहा है। संगठन की रणनीति जो कि नाटो और अन्य राजनीतिक साझेदारों के जरिए वैश्विक सुरक्षा ढांचा बनाए रखना है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो आपके अर्धचालक आपके AI और रक्षा तकनीकों में अपनी जो है बढ़त बनाए रखना है। भारत के संदर्भ में देखिएगा, अमेरिका और भारत के संबंध रणनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हुए। हालांकि व्यापार टैरिफ जो आपके है H-1B वीज़ा और रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर समय समय पर अमेरिका के साथ मतभेद या दबाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर चीन के साथ किस प्रकार से संबंध है। चीन की विदेश नीति आक्रामक विस्तारवाद और आर्थिक प्रभाव और बहुध्रुवीय विश्व में अमेरिका को चुनौती देने पर केंद्रित है और इसे प्राय चाइनीज ड्रीम और महान राष्ट्रीय पुनरुत्थान के रूप में देखा जाता है। मुख्य स्तंभ देखिएगा, बेल्ट एंड आपके रोड इनिशिएटिव जो है BRI है, जो बुनियादी ढांचे और बुनियादी निवेश के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को आर्थिक रूप से अपने साथ जोड़ना और अक्सर रणजाल यानी डेप्ट ट्रैप में फंसाना शामिल है। क्षेत्रीय दावे देखिएगा, दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर अपने संप्रभुत्व दावों को लेकर के सख्त रुख अपनाना है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व विकासशील देशों के बीच अपने पेट बनाकर पश्चिमी प्रभाव को कम करना इसके अंदर शामिल है। भारत के संदर्भ में देखिएगा, वास्तविक नियंत्रण आपके LAC पर जो है आपके सीमा विवाद जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ उसका गठजोड़ भारत के लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है रूस की विदेश नीति महान शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने और नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देने पर आधारित है। मुख्य स्तंभ निकटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव देखिएगा, पूर्व सोवियत संघ के देश जैसे यूक्रेन की बात करते हैं, अपना दबदबा बनाए रखना और चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस ने चीन के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध अत्यधिक मजबूत किए हैं और ऊर्जा कूटनीति जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस के निर्णय जो आपके निर्यात को कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जो है इनका जो है ऊर्जा कूटनीति के अंतर्गत आता है। भारत के संदर्भ में देखिएगा, रूस ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा और रणनीतिक साझेदार रहा है। भारत जो आपकी रियायती दरों पर रूसी तेल का आयात करता है और सैन्य साजो सामानों के लिए रूस पर निर्भर है। यद्यपि रूस चीन की निकटता पर भारत की पैनी नज़र जो है आपकी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की विदेश नीति काफ़ी हद तक भारत केंद्रित सुरक्षा चिंताओं और अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्यतः चीन पर अत्यधिक निर्भरता है इसकी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के माध्यम से चीन के साथ जो है हर मौसम की जो है आपकी दोस्ती रहती है। इस्लामिक कूटनीति जो आपके OIC जो है OIC जैसे मुस्लिम बहुल मंचों पर कश्मीरी मुद्दे को उठाना है। रणनीतिक संतुलन का प्रयास अमेरिका से वित्तीय व सैन्य सहायता पाने और रूस के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करना है। भारत के संदर्भ में देखिएगा, भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध सीमा पर जो है आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे के कारण तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत की जो है आपकी स्पष्ट नीति रही है कि वह आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चलते। देखिएगा, विदेश नीति तुलनात्मक विश्लेषण देखते हैं। अमेरिका और यहाँ पर तुलनात्मक देखते हैं जिसके अंदर अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान, जिसके अंदर प्राथमिक लक्ष्य अमेरिका का है वैश्विक नेतृत्व और चीन को रोकना है। चीन का है महाशक्ति बनना और विस्तारवाद है। रूस का पश्चिमी प्रभाव का विरोध और आपके पाकिस्तान का भारत का मुकाबला व आर्थिक अस्तित्व है। और यहाँ पर मुख्य रणनीतिक जो माध्यम है जिसके अंदर अमेरिका आपके जो है अमेरिका का प्रौद्योगिकी व व्यापार करना है। नाटो का यहाँ पर है BRI सैन्य आक्रमणता, आर्थिक दबाव यहाँ पर चीन का रहता है। ऊर्जा कूटनीतिक रक्षा हथियार और चीन संगठन यहाँ पर रहता है। और CPEC चीन पर निर्भरता और प्रॉक्सी
वारफेयर जो है पाकिस्तान का रहता है। वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, भारत के साथ संबंध जो है स्वरूप कैसे हैं? अमेरिका के वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, चीन की रणनीतिक प्रतिद्वंदी पश्चिमा विवाद रहता है, रूस के साथ समय की कसौटी पर जो है खरा उतरा मित्र है, और पाकिस्तान जो है आपके पारंपरिक प्रतिद्वंदी व तनावपूर्ण संबंध यहाँ पर इसके साथ जो है बने हुए हैं। इस प्रकार से हमारे जो है ये आपके जो है विदेशी नीति और तुलनात्मक विश्लेषण जो है विश्लेषण हमने यहाँ पर कवर किया है। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध यहाँ पर है। भारत की विदेश नीति के मुख्य स्तंभ और सिद्धांत देखिएगा। भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति की रीढ़ उसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जरूरतें हैं। भारत के लिए उसके पड़ोसी देश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पड़ोस में शांति स्थिरता ही भारत की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास की जो है पहली शर्त है। मूल सिद्धांत निम्न है, जिसके अंदर नेबरहुड फर्स्ट, जिसके अंदर भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पंचशील के सिद्धांत, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। आपके रणनीतिक स्वायत्तता, किसी भी आपके जो है वैश्विक सैन्य गुट का हिस्सा न बनते हुए स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों में फैसले लेना। और सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक कूटनीति, जिसमें बॉलीवुड, योग, बौद्ध धर्म, आयुर्वेद, ऐतिहासिक संबंधों के जरिए रिश्तों को मजबूत बनाना है। सागर की बात करते हैं, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री पड़ोसियों के साथ सुरक्षा और विकास का दृष्टिकोण रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध। चीन के साथ कैसे हैं? संबंध का स्वरूप यहाँ पर जटिल और तनावपूर्ण रहता है। मुख्य मुद्दे हैं 3488 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसमें जिसे LAC विवाद कहते हैं, 2020 का गलवान संघर्ष और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आपके रहता है, रोड इनिशिएटिव जो आपके रहता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं हम BRI के जरिए भारत को घेरने की नीति यहाँ पर रहती है। और आगे हम बात करते हैं आपके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थिति की। स्थिति के अंदर देखिएगा, आपके यहाँ पर स्थिति के अंदर जो है आपके सेना की जो वापसी है, जिसे जो आपके डिसएंगेजमेंट कहते हैं। और जो आपकी कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए जो क्या होता है, सीमा जो होती है, सीमा पर शांति बनाए रखने का जो प्रयास है वो जारी जो है रहता है। फिर भी यहाँ पर रणनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है वो यहाँ पर किस प्रकार से जो है बनी रहती है, वो आप सभी को पता है। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो संबंध यहाँ पर बेहद तनावपूर्ण और सीमित रहते हैं, और मुख्य मुद्दे यहाँ पर सीमा पर जो सीमा पार आतंकवाद, कश्मीरी मुद्दा, अनुच्छेद 370 के बाद संबंधों में और दूरी यहाँ पर बनी हुई है। भारत का आरोप है, भारत की स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद और जो आपके आतंकवाद है जो है आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते हैं, और आपके जो है आतंकवाद वार्ता एक साथ नहीं चल सकते हैं। व्यापार और द्विपक्षीय बातचीत जो है ठप है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बांग्लादेश का संबंध, और देखते हैं संबंध का स्वरूप रणनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक पहलू, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपके तिस्ती जो है आपके तिस्ता जो नदी है का जल जो है बंटवारे को छोड़कर बाकी व्यापारिक, रेल और सड़क कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हुई है। चुनौतियाँ, बांग्लादेश में आंतरिक राजनीतिक बदलावों के बाद सुरक्षा चिंताएं और अवैध घुसपैठ का मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला है। नेपाल की बात करते हैं, इसके साथ संबंध सांस्कृतिक और आपके रोटी बेटी का रिश्ता, लेकिन जो राजनीतिक जो है उतार चढ़ाव बने रहते हैं। सकारात्मक पहलू, 1950 की शांति मित्र संधि, बिना वीजा जो है आवागमन और हालिया रेलवे व ऊर्जा जो है परियोजना सम्मिलित है। चुनौतियाँ, नेपाल में चीन का बढ़ता दखल और सीमा विवाद जैसे काला पानी और आपके लिपुलेख मुद्दा यहाँ पर चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है श्रीलंका के साथ संबंध है, घनिष्ठ समुद्री पड़ोसी है ये। सकारात्मक, श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय भारत ने वित्तीय, खाद्य और ईंधन सहायता, वैक्सीन मैत्री व आपके क्रेडिट लाइन देकर जो है संकट मोचक
की भूमिका निभाई है। चुनौती यहाँ पर रही, चुनौतियाँ हैं श्रीलंका के आपके जो है हम हब नंटोटो जो है आपके बंदरगाह है एक है, जो उसके अंदर जो है चीन का जो है नियंत्रण और तमिल मुद्दा यहाँ पर जो है बना हुआ है, जिसके अंदर तम जो है जिसके चीन का नियंत्रण और तमिल मुद्दा यहाँ पर क्या है बना हुआ है। श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह पर जो है चीन का नियंत्रण और तमिल जो मुद्दा है यहाँ पर बना हुआ है। मालदीव की बात करते हैं। संबंध हिंद महासागर और रणनीतिक जो रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। स्थिति देखिएगा, जो आपके राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के साथ भारत के साथ संबंधों पर उतार चढ़ाव आया है, लेकिन भारत जो है ग्रेटर माले और आपकी कनेक्टिविटी और अवसंरचना विकास में मुख्य जो है प्रमुख साझेदार यहाँ पर देखने को मिलता है। भूटान की बात करें तो भारत का सबसे भरोसेमंद और निकटतम पड़ोसी देश है। और सहयोग की बात करें तो जल विद्युत क्षेत्रों में गहरा सहयोग, सुरक्षा व विकास सहायता भूटान की सुरक्षा में भारत की अहम भूमिका देखने को मिलती है। म्यांमार की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और एक्ट ईस्ट का प्रवेश द्वार है। चुनौतियां म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद स्थिर स्थिरता, सीमा पर विद्रोही समूह और आपके कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का रुकना सम्मिलित है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भारत के जो है सामने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियां। चीन की जो आपके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो आपके पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में बंदरगाह बनाकर भारत को घेरने की चीनी रणनीति है। पड़ोसियों में राजनीतिक अस्थिरता, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। सार्क की बात करें, सार्क का निष्क्रिय होना, भारत पाकिस्तान तनाव के कारण सार्क अप्रभावी हो गया है, जिसके कारण भारत अब जो है आपके भारत जो है अब इसके अंदर जो है भारत जो है इसके अंदर बिम्स्टेक और बीवीएन जैसे अन्य मंचों पर ध्यान केंद्रित जो है आपके कर रहा है। अब बात करते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अर्थशास्त्र, जिसके अंदर सार्क और आपके नियो की बात करते हैं, जिसकी समसामयिक प्रवृत्तियों की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो आपके राजनीति और वैश्विक अर्थशास्त्र के संदर्भ में सार्क और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था दोनों ही ग्लोबल साउथ विकासशील देशों के विकास और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। नीचे इन दोनों अवधारणाओं और इनकी समसामयिकी प्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिएगा, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की बात करते हैं। सार्क जो है आपके इसकी स्थापना जो है, जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर जो है आपके रीजनल कॉरपोरेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को जो है ढाका में हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश शामिल है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। इसकी स्थापना जो है आपके 1985 को हुई थी। काठमांडू के अंदर इसका सचिवालय है। काठमांडू के अंदर इसका सचिवालय, 8 देश इसके अंदर सम्मिलित है। सार्क की समसामयिक प्रवृत्तियों की बात करते हैं। देखिएगा, द्विपक्षीय तनाव का प्रभाव। भारत और पाकिस्तान के बीच भू राजनीतिक तनाव और सीमा पार आतंकवाद के कारण 2014 के बाद से कोई सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ। इससे संगठन की कार्य प्रणाली धीमी हो गई है। उप क्षेत्रीय समूहों पर ध्यान। सार्क की सुस्ती के कारण भारत और अन्य पड़ोसी देशों ने आपके बिमस्टेक यानी बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहले और जो आपके बीबिन बांग्लादेश, भूटान और भारत, नेपाल जैसे विकल्पों का प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। नेबरहुड फर्स्ट और डिजिटल कूटनीति। भारत अपने जो है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम है जो आपकी नीति के तहत सार्क के बिना भी तकनीकी और वित्तीय मदद सार्क सैटेलाइट यूपीआई पेमेंट के जरिए पड़ोसियों से जुड़ रहा है। चीन का बढ़ता हस्तक्षेप। दक्षिणी एशिया में चीन का बढ़ता आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव जो है सार्क के आंतरिक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। व्यापारिक चुनौतियां, जिसमें साफ्टा दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के बावजूद सार्क के देशों के बीच आपस में व्यापार उनके कुल वैश्विक व्यापार का केवल 5% ही है, जो आपकी एशियन
जो है एशियन जैसी संस्थाओं से काफ़ी कम है। नेक्स्ट बात करते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात करें, न्यू इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसकी बात करते हैं। विचार 1970 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में संयुक्त राष्ट्र के मंचों से उभरा था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रथम दुनिया विकसित देशों द्वारा तीसरी दुनिया विकासशील देशों के आर्थिक शोषण को समाप्त करना था, जिसके अंदर नियो के मूल सिद्धांत देखिएगा। विकासशील देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण संप्रभुत्व अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों में सुधार, कच्चे माल में उचित दाम हो और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जिसमें आपके IMF, विश्व बैंक में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ी और तकनीक का रियायती दरों पर जो है हस्तांतरण हो। नियो की समसामयिक प्रवृत्तियां देखिएगा। आज के भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में नियो का रूप बदल गया है। ये निम्नलिखित प्रवृत्तियां यहाँ पर दिखाई देती है। देखिएगा, विश्व क्षेत्र 1970 के दशक का नियो और वर्तमान समसामयिक की प्रवृत्ति में नियो 2.0 की बात करते हैं। मुख्य मंच जिसके अंदर UNCTAD और जिसे नाम के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर ब्रिक्स है, G20 जो आपके IBSA और एस्को सम्मिलित है। वित्तीय संस्था जिसके अंदर जो IMF और विश्व बैंक में सुधार की मांग है, और इसके अंदर NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक और आपके ALLB जैसे नए विकल्पों की स्थापना की गई है। मुद्रा और व्यापार, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता का जो है विरोध यहाँ पर हुआ था, और डॉलराइजेशन और आपके स्थानीय मुद्राओं का व्यापार, और तकनीक और जलवायु, औद्योगिक तकनीक का स्थानांतरण है यहाँ पर, और आपके क्लाइमेट जो है यहाँ पर जो है फाइनेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी का स्थानांतरण इसके अंदर सम्मिलित है। आपूर्ति श्रृंखला, कच्चे माल का नियंत्रण, और यहाँ पर जो है आपके सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम पर संप्रभुता सम्मिलित है। और आगे यहाँ पर देखिएगा ग्लोबल साउथ का उभार। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का एजेंडा आगे बढ़ाना नियोग के विचारों का ही आधुनिक रूप है। जलवायु न्याय की बात करें तो विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से प्रदूषण फैलाया, इसलिए वे विकासशील देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत जो है वित्तीय सहायता प्रदान करें। दोनों का तुलनात्मक निष्कर्ष देखिएगा। सार्क क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक पर जो है आपकी गतिरोध, विशेषकर भारत पाक द्वंद्व की वजह से अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग जो है नहीं कर पा रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन, शिक्षा जो है और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे जो है ऐसे क्षेत्रों में जो है इसकी आवश्यकता आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। नियो जो वैश्विक स्तर पर एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था के रूप में पुनर्जीवित हो चुका है, जहां विकासशील देश जिसमें ब्रिक्स G20 के माध्यम से वैश्विक नियमों को अपनी शर्तों पर नए सिरे से आकार दे रहे हैं। तो साथियों, आप सभी साथियों के लिए राजनीति विज्ञान की महामैराथन क्लास भी कंप्लीट हमने कर दी है। आशा करते हैं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और राजनीति विज्ञान का पेपर देने वाले सभी साथियों को टुडे रोजगार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा निश्चित तौर पर। इस महामैराथन क्लास के माध्यम से यदि आपने पढ़ाई की है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज की ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करना है, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।